इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बिस्लरी ब्रांड हीरो से हीरो कैसे बना और उसकी पूरी सक्सेसफुल स्टोरी क्या थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट निखिल जोशी। लेकिन अब सवाल यही होता है कि बिस्लरी इतनी सक्सेसफुल कंपनी है तो कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान आखिर इसे बेचना क्यों चाहते हैं। असल में दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रमेश चौहान 82 इयर्स के हो चुके हैं और पिछले कुछ सालों से इनकी हेल्थ भी कुछ खास ठीक नहीं रहती, इसके चलते आगे वह अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इसके लिए उनके पास आगे अपनी कारोबार को चलाने के लिए कोई वारिस भी नहीं है, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जयंती चौहान अपने इस बिजनेस को चलाने के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। हालांकि ऐसा नहीं है कि जयंती को बिजनेस की समझ नहीं है। इनफैक्ट यह बिस्लरी में कुछ समय पहले वाइस चेयरमैन के पद पर काम कर रही थी और उन्होंने मुंबई और दिल्ली दोनों के ऑफिस को संभाला हुआ था। इसके अलावा भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का भी देखती थी और उनकी लीडरशिप में बिस्लरी ने कई ऊंचाइयां भी हासिल की है। लेकिन अब वह इस काम को आगे करना नहीं चाहती। वैसे अभी तक जयंती चौहान के द्वारा इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है वह अपना कोई अलग बिजनेस शुरू करना चाहती है। एक्चुअल में जयंती चौहान ने लंदन से फैशन डिजाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। ऐसे में लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आगे जाकर वह फैशन को ही अपना बिजनेस बनाएगी। फैमिली में जो आपकी बिटियां हैं वो उन्होंने क्यों नहीं इस कंपनी को ज्वाइन किया? वो पहले तो इस कंपनी को चला चुकी हैं, देखभाल कर चुकी हैं। हाँ, तो 10 साल उसने काम किया है और उसके बाद अभी थक गए और ये काम उसको पसंद नहीं है। आजकल का जनरेशन बहुत जल्दी थक जाता है। आपने कहा कि 83 ईयर के मैं हूँ, अब रिटायर होना चाहता हूँ। बराबर। तो आपने जयंती को बोला नहीं कि नहीं बेटा, अभी और थोड़ा इस कंपनी को आपकी जरूरत है? अब दोस्तों, कंपनी को छोड़ने के उनके पर्सनल कुछ रीजंस हो सकते हैं। ऐसे में उनके इस फैसले की वजह से हमें उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो लड़की बिस्लरी जैसे बड़े ब्रांड को संभाल सकती है वह अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी तो खड़ा कर सकती है। अब दोस्तों, हमने बिस्लरी के बिकने का रीजन तो जान लिया, लेकिन अब लास्ट में यही सवाल रह जाता है कि रमेश अपनी यह कंपनी को सिर्फ टाटा को ही क्यों बेचना चाहते हैं। असल में रमेश चौहान ने अपनी इस ब्रांड को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। ऐसे में उन्हें अपने इस ब्रांड से बहुत लगाव है। वो अपने इस बिजनेस को सेफ हाथों में सौंपना चाहते हैं, क्योंकि इस ब्रांड को और भी नई ऊंचाइयों पर सफलता प्राप्त करनी है। यहाँ अब ऐसे में उनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए उन्हें इंडिया के अंदर टाटा के जैसी ट्रस्टेड कंपनी और कोई नजर नहीं आती जो इस काम को सही से और वफादारी से अंजाम दे सके। वैसे आपको बता दे दोस्तों, टाटा और बिस्लरी के बीच की यह डील 6 से 7,000 करोड़ के बीच में होने की उम्मीद की जा रही है, जो कि टाटा ग्रुप की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड बिस्लरी को खरीदने जा रही है। अगर कुछ सोर्स की माने तो रिलायंस, नेस्ले और डेनिन जैसे फेमस कंपनी भी पहले बिस्लरी को खरीदने का ऑफर दे चुकी है, लेकिन रमेश चौहान ने इन सभी डील को एक्सेप्ट नहीं किया। यह तो तय है कि अगर टाटा ग्रुप बिस्लरी को खरीद लेती है, इस फील्ड में टाटा वाटर बॉटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। इनफैक्ट इस डील की बात जब न्यूज में आई थी, उसके बाद के टाटा के शेयर्स में भी 3% का उछाल देखा गया है। वैसे दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, 1965 में जो कंपनी सिर्फ 4 लाख में खरीदी गई थी, आज उसकी कीमत 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। नो डाउट बिस्लरी की सक्सेस के पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट रमेश चौहान को ही जाता है और उनके इस कंपनी को बेचने के पीछे चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन इंडिया में वाटर बॉटल इंडस्ट्री को लाने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि टाटा ब्रांड अपने इस नए और बड़े ब्रांड को और भी नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, और पहला पार्ट देखना मत भूलना।